This conference will now be recorded. Disclosures related to IAS 2. Disclosures related to IAS 2. पेपर में ये सवाल दो तरह से पूछा जा सकता है। एक कि वो क्वेश्चन जैसे नॉर्मल क्वेश्चन हमने पहले किए हैं वैसे क्वेश्चन देकर हमसे कहे कि जी डिस्क्लोजर्स बनाए, या वो सिंपल थ्योरेटिकल पूछ ले कि IAS 2 के डिस्क्लोजर्स कौन कौन से। वैसे तो इसके 8 डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारी जो बुक में डिस्कस किए हुए हैं ना वो 4 है। हमारी बुक में जो डिस्कस किए हुए हैं वो 4 हैं, वैसे इसके 8 डिस्क्लोजर है। मैं आपको आठों के 8 बताऊंगा, लेकिन उस पर मैं हाईलाइट कर दूंगा कि जो हमारी बुक में डिस्कस किए हुए हैं वो कौन कौन से डिस्क्लोजर्स हैं और जो ओवरऑल है IAS 2 के डिस्क्लोजर्स वो कौन से हैं। तो सबसे पहला डिस्क्लोजर है मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी। मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी मतलब ये बताना कि हम इन्वेंट्री किस पे मेजर करते हैं। तो आगे हम लिखेंगे इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। ये बात हमने बतानी है। क्या ये हर क्वेश्चन के अंदर ये दोनों चीजों का पता नहीं है हमें? इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV इंक्लूडिंग कॉस्ट फार्मूला। कॉस्ट फार्मूला का मतलब ये है कि आपने ये भी बताना है क्वेश्चन के अंदर कि FIFO मेथड है या वेटेड एवरेज है। कॉस्ट फार्मूले से क्या मुराद है? मतलब मैं आपको साफ साफ से बताता हूँ। जब हम ऑडिट करने जाते हैं तो ऑडिट के अंदर ये चीजें हम देखते हैं कि क्या वाकया ये चीजें डिस्क्लोज्ड हैं, बताई हुई है या नहीं। हम इन्वेंट्री की शीट देखेंगे, ये तो बात कंफर्म है कि IAS 2 कहता है कि इन्वेंट्री आपने मेजर करनी है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV। फिर हम ये चेक करेंगे कि ये FIFO मेथड इस्तेमाल करते हैं या वेटेड एवरेज। तो ये जो हेडिंग है मेजरमेंट बेस्ड पॉलिसी, ये चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मेन पहला डिस्क्लोजर ये है इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV, और उसका कॉस्ट फार्मूला भी बताना है। डन। ये पहला डिस्क्लोजर है IAS 2 का। अगर वो कहे कि आप उसका डिस्क्लोजर्स बनाएं तो ये चीज बतानी। दूसरा डिस्क्लोजर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री carrying amount of inventory at the end of the year. Carrying amount of inventory at the at the end of the year. आपने इन्वेंट्री की कैरिंग अमाउंट बतानी है एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड separately disclosed raw material, work in progress,
ये वर्क इन प्रोसेस लिख लो एंड फिनिश्ड गुड्स in case of manufacturer. लिखा हुआ है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर कि आपने इन्वेंट्री की एट द एंड ऑफ द ईयर कैरिंग अमाउंट बतानी है और सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। अगर मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल भी बताना है, वर्क इन प्रोसेस भी बताना है, फिनिश गुड्स भी बताना है। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, मैन्युफैक्चरर FR1 के सिलेबस में है। अच्छा, अगर आपने लिख लिया तो एक बात पूछने लगा हूं, मुझे ये बताओ ये कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर ये है क्या चीज? इसका मतलब क्या है? कौन सी चीज पूछना चाह रहा है वो? कोई बता सकता है? रीबा ने बताया क्लोजिंग स्टॉक, सबने माशाल्लाह माशाल्लाह। ये यहाँ पर हमने दूसरा डिस्क्लोजर में क्लोजिंग स्टॉक ही बताना है। गुड हो गया। दूसरे यानी पार्ट में हमने, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमने क्लोजिंग स्टॉक ही बताना है। ओके होगी बात। तीसरे नंबर पे आ जाएं। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री carrying amount of inventory which carried at NRV, which carried at NRV। जो लोग सो रहे हैं उनको भी मैंने जगाना है। carrying amount of inventory which carried at NRV, इस लाइन के अंदर वो क्या पूछना चाह रहा है कि हमने क्या चीज डिस्क्लोज करनी है? जी बताएं आप जरा। तीसरे डिस्क्लोजर में वो क्या पूछना चाह रहा है? किस चीज को डिस्क्लोज करना है हमने? हाँ जी, तला हाशमी का सवाल है सेल बतानी है। नहीं तला हाशमी नहीं, जरा गौर फरमाएं। हमने एक इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, वो कौन सी इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है? ठंडे हो गए हो एक ही सवाल पे? रिदा फातिमा ने कहा है कि सर क्लोजिंग स्टॉक की सेलिंग वैल्यू। रिदा फातिमा अंग्रेजी को एक दफा गौर से पढ़ो। रैना अहमद का सवाल है कॉस्ट ऑफ सेल। दुआ मलिक ने भी कहा है कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं ना, अभी तक कोई आंसर सही नहीं आया। रीबा आप बताओ बेटा। नुमैर खान, आयशा तस्कीन, बेटा बताओ, पार्टिसिपेट करो। ये जो लाइन लिखी है कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विच कैरीड एट NRV, क्या कहना चाह रहा है वो? जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस की उनको तो आ जाना चाहिए। शुएब ने सही सवाल का जवाब दिया। शुएब ने कहते हैं वो वाला स्टॉक बताना है जिसको हम NRV पे मेजर करते हैं। मतलब ये आपको पता है ना, नॉर्मली कॉस्ट कम होती है, नॉर्मली कॉस्ट कम होती है ना, लेकिन जब जिसकी NRV कम होगी तो फिर हम कॉस्ट को छोड़ के NRV पे ले लेते हैं। तो इस लाइन का मतलब ये है कि जिस स्टॉक की NRV कम होगी उसको अलग से बताना है। मतलब कॉस्ट तो नॉर्मली कम होती है, लेकिन हमने अपने डिस्क्लोजर्स अगर वो पूछे तो डिस्क्लोजर्स के अंदर हमने अगर कोई स्टॉक ऐसा हो जिसकी सेलिंग वैल्यू या NRV कॉस्ट से कम हो जाए तो हम उसको NRV पे लेते हैं। लिखा हुआ ना कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विच कैरीड एट NRV, कि वो स्टॉक बताओ अलग से जिसको आपने NRV पे लिया है।
और एनआरवी पे लेते ही तब है जब एनआरवी लोअर होती है, तो उसको अलग से बताना है अगर क्वेश्चन के अंदर वो डिस्क्लोजर्स पूछे तो। चौथी चीज, पहली चीज में सिर्फ पॉलिसी बतानी है, दूसरे के अंदर क्लोजिंग स्टॉक, तीसरे के अंदर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जिसको हमने एनआरवी पे लिया है वो। अब आ जाते हैं चौथी चीज, ये है हमारे सिलेबस में ये 4 चीजें हैं और अगले 4 डिस्क्लोजर वैसे IS2 के हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में ये 4 हैं। लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उन अगले 4 डिस्क्लोजर में कोई बात का जिक्र होगा तो वो भी हम जरूर लिखेंगे, तो इसलिए हम उसकी अंग्रेजी भी शॉर्टकट ही मार लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जनाब कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ, आप यहाँ SOCI भी लिख सकते हो, ड्यूरिंग द ईयर। लो जनाब, चौथे डिस्क्लोजर की अब कौन बात बताएगा, चौथे डिस्क्लोजर के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है। हाँ जी, जवेरिया ने कहा नेट प्रॉफिट, आयशा ने कहा ट्रेडिंग डिस्काउंट, तलहा ने कहा ग्रॉस प्रॉफिट, अरीबा का भी मतलब है नेट प्रॉफिट। वैसे दोबारा अंग्रेजी पढ़ा करो। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री मतलब बतानी इन्वेंट्री की वैल्यू है, आप नेट प्रॉफिट का जिक्र कर रहे हो, जरा गौर तो फरमाओ। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, हम इन्वेंट्री की वैल्यू बतानी है, कौन सी वैल्यू, चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, जिसको ड्यूरिंग द ईयर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। रिदा फातिमा का सही आंसर आ गया, ये पूछ रहा है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल। क्या पूछता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल। ये अंग्रेजी का घुमान है, अदरवाइज ये डिस्क्लोजर आपके खत्म हो गए। जो हमारी बुक में डिस्कस्ड है ना, वो ये 4, अगर वो कहे ना कि डिस्क्लोजर बनाओ, मतलब वो 4 बातें हमसे पूछ रहा है। पहला तो हमने बताना ही है ना कि इन्वेंट्री मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। दूसरे नंबर पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है, वो हमें फाइंड करनी आती है। तीसरे नंबर पर अगर किसी की एनआरवी कम हो तो उसको सेपरेटली बताना है, अगर हो तो, नहीं होगी तो नहीं बताएंगे। चौथे नंबर पर बताना है कॉस्ट ऑफ सेल, और यही होता है ना चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब है कि जो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल करते हैं, तो जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो एक्चुअल में एक्सपेंस होता है। तो आप लिख लो, अगर थोड़ा सा इसको और अच्छा करके लिखना चाहते हो, चार्ज एज एक्सपेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चार्ज एज एक्सपेंस। अगर मजीद इसको अच्छा करना चाहते हो तो चार्ज एज एक्सपेंस, कि ड्यूरिंग द ईयर जो हम एक्सपेंसेस में अमाउंट लिखते हैं इन्वेंट्री की, वो कॉस्ट ऑफ सेल होती है। जो चीज बिक जाती है उसकी कॉस्ट हम एक्सपेंस बना लेते हैं। ठीक है, इस 4 डिस्क्लोजर में किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि हमारी बुक में ये डिस्कस्ड है और मैं अगले 4 डिस्क्लोजर पे लिखता हूँ। चलें जनाब, फिर आगे चलते हैं। जो अगले 4 डिस्क्लोजर हैं ये IS2 के तो हैं। अगर FR1 में जब ये टॉपिक होता था तो ये चीजें भी आती थी, और अभी भी मैं कहता हूं कि अगर पेपर में इनका जिक्र आया तो हमने लिखना है। 5वां डिस्क्लोजर, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री which is write down during the year। राइट डाउन का मतलब है कि कोई इन्वेंट्री आपकी इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अब सेल ही नहीं हो सकती,
तो आप उसको राइट डाउन मतलब राइट ऑफ कर देते हो, खत्म, स्क्रैप कर देते हो। तो ऐसी इन्वेंट्री जिसको आपने बिल्कुल जाया करना हो, राइट ऑफ करना हो, मतलब कोई ऐसी चीज है जो इतनी एक्सपायर हो गई है कि अब वो बिकने के काबिल ही नहीं है, आपको जाया करनी पड़ रही है, उसे हम कहते हैं राइट डाउन या राइट ऑफ। तो अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई इन्वेंट्री आपकी राइट डाउन हुई है, ऑब्सलीट हुई है, तो उसको भी आपने बताना है। नेक्स्ट, एनी रिवर्सल शुएब कह रहा है इसको सेट ऑफ कह सकते हैं? नहीं शुएब भाई, वो अंग्रेजी गलत हो जाएगी, सेट ऑफ नहीं कह सकते। सेट ऑफ का तो मतलब होता है किसी का लेन देन में लेना देना सेट ऑफ करना। ये तो आप इन्वेंट्री जाया कर रहे हो अपनी। जैसे आप खरबूजे बेचते हो, खरबूजा इतना ज्यादा खराब हो गया कि आप उसको फेंकना पड़ रहा है, अब बिक नहीं सकता। या आप कोई, यानी मोस्टली ये पेरिशेबल गुड्स में ज्यादातर चीजें राइट ऑफ होती हैं। या जैसे आप दूध का काम करते हो, दूध खराब हो गया तो आप उसको जाया कर देते हो, उसे कहते हैं कि आपने इन्वेंट्री अपनी राइट डाउन कर दी है। एनी रिवर्सल इन carrying amount of inventory which is write down during the year। कि अगर कोई उसमें रिवर्सल है, इन्वेंट्री जो आपने राइट ऑफ की है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें अगर कोई रिवर्सल है, मतलब कोई स्क्रैप वैल्यू या कोई रिप्लेसमेंट या कोई इस तरह की चीज अगर मिल गई है, तो उसको भी आपने अलग से बताना है। ओके होगी बात? मेन जो चीज राइट ऑफ हुई है ना, मेन तो वो बताना है। और तीसरे नंबर ये जो है, रिबा ने कहा कि क्या रिपेयर वाले भी इसमें आएंगे? रिबा बात सुनो जरा ध्यान से। दो तरह की चीजें होती हैं। अगर उसने फ्यूचर में सेल हो जाना है और नुकसान पे बिकना है, वो तो आ जाएगी ना लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, उसकी एनआरवी कम हो जाएगी। ये वो चीज है जिसने सेल ही नहीं होना, और अगर सेल होना है तो एज अ स्क्रैप सेल होना है। ठीक है, इसकी सेल वैल्यू है ही नहीं कोई। और जो रिपेयर वगैरह है वो तो सेल वैल्यू होती है उसकी, वो तो थर्ड डिस्क्लोजर में आएगी। सातवां डिस्क्लोजर, रीजंस या सरकमस्टांसेस। आज असगर क्लास में एंटर हुआ है, खैर है। सरकमस्टांसेस ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री। मतलब क्या वजह बनी राइट डाउन की? क्या आपके स्टॉक को आग लग गई थी? क्या उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी? क्या वजह थी आपने राइट डाउन किया? या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया उसकी सेल को? या वजह भी बतानी है? तो ये तीनों डिस्क्लोजर एक ही हैं। ये तीनों डिस्क्लोजर एक ही है। बात समझ लगी? ये तीनों डिस्क्लोजर एक ही है। पहला डिस्क्लोजर है कि जो इन्वेंट्री राइट डाउन है वो कितने की थी, कैरिंग अमाउंट का मतलब है उसकी कॉस्ट। फिर अगर उसका कोई रिवर्सल है तो बताओ, और वजह भी बताओ कि राइट डाउन क्यों किया। लास्ट डिस्क्लोजर, आठवां, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। बताना इन्वेंट्री की वैल्यू ही है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री which is pledge as security। होता ये है कि कभी कभी गुड्स को प्लेज करवा के उसके ऊपर लोन लिया जाता है। तो ये भी बताना जरूरी है, ये होती हमारी ही इन्वेंट्री है,
कि जितनी इन्वेंट्री प्लेज करवाई है उसकी वैल्यू बता दो बस। तो ये जो 5 से लेकर 8 तक डिस्क्लोजर है ये हमारी बुक में डिस्कस नहीं हुए हुए, लेकिन हमने इसलिए डिस्कस किए हैं क्योंकि पेपर में अगर आ जाए ये बातें, प्लेज कोई करवाए तो आपने बताना है कि इतनी इन्वेंट्री प्लेज हो गई है बस। डन होगी बात, यहां तक मामला ठीक है। तलाश में कहता है गिरिरी खाना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये हमारे टोटल हो गए 8 डिस्क्लोजर। पहला डिस्क्लोजर है कि आपने बताना है कि आप इन्वेंट्री मेजर करते हो एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, और कॉस्ट फार्मूला भी बताना है। फिर कहता है कि आपने इन्वेंट्री बतानी है, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेंट्री विच कैरीड एट एनआरवी, मतलब जिसकी एनआरवी कम है उसको अलग से बताना है। फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री चार्ज टू स्टेट, चार्ज एज एक्सपेंसेस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। फिर जो इन्वेंट्री राइट डाउन की उसकी कैरिंग अमाउंट, उसका रिवर्सल, उसकी वजह, और एंड पे कि कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री विच इज प्लेज्ड एज सिक्योरिटी। डन। तो पेपर में अलग से डिस्क्लोजर लिखने आए तो ये सारी लाइनें लिख देनी है, और अगर क्वेश्चन में आए तो वैल्यू भी लिखनी है, वैल्यू भी लिखनी है जहां जरूरत होगी। ठीक है। उसके बाद मुझे बार बार क्यूरीज मिली है कि इन्वेंट्री का क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊं। अब मुझे ये बताएं कि मेरे पास एक इन्वेंट्री का टेस्ट पड़ा तो हुआ है, इन्वेंट्री का आप देखो ये पुराना है या नया, मैं चेक कर लेता हूँ, या मैंने उसको डाउनलोड किया है या नहीं किया, चेक कर लेते हैं और फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो पुराना है, ये तो डिस्कस हो गया था, ये टेस्ट तो डिस्कस हो गया था। सर मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया आपको। व्हाट्सएप पे यार मुझे ना ओपन करना पड़ेगा, चले मैं देखता हूँ, 1 मिनट वेट करें। आप भी निकालें, मैं व्हाट्सएप को देखता हूँ। चलें, तो यार ये तो वही टेस्ट है, दोबारा वही भेज दिया है, यही करवाना है, ये तो करवा दिया था। भाईजान ये तो टेस्ट मैंने करवा दिया था, दूसरा टेस्ट भेजो ना। वैसे भी ग्रुप में पड़ा ही होगा, ऐसे चीकू है, अजीब अजीब शक्लें बेहतर तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। तस्वीर खान ने किया ठीक था,
दोबारा भेजो यार, जो रीसेंट टेस्ट है वो भेजो। तलहा का आ गया है। चलें, ये क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन। अच्छा हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टॉक टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ कैप्स एंड कंपनी, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बताना है। कैप्स एंड कंपनी यूज ए फाइफो मेथड फॉर द वैल्यू, फाइफो मेथड इस्तेमाल हो रहा है, बस भाई आ गया है, अब दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं। Caps and company is again in the business of supplying electronic equipment. Following information is available regarding three of its stock items for the period ended 31st December 2021. Juicer, blender and toaster. ओपनिंग स्टॉक बताया हुआ है, जो यूनिट परचेज किए हैं वो भी बताए हुए हैं। अब जरा गौर फरमाए, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट नहीं बताए हुए, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट नहीं बताए हुए, बल्कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बताई हुई है। जो यूनिट खरीदे हैं उनकी परचेज बताई हुई है, जो यूनिट सेल किए हैं वो भी बता दिए, कॉस्ट पर यूनिट भी बता दिया, और कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हम परचेज प्राइस में ऐड कर देते होते हैं कि जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं जो इन्वेंट्री में ऐड होने वाले होते हैं वो इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं। तो कॉस्ट पर यूनिट 10,500 है, फिर आगे इसी तरह 500 दूसरे में भी ऐड कर देंगे और 200 तीसरे में ऐड कर देंगे। Following information is also available. During the year 400 unit of juicers were damaged, out of which 250 were sold at their normal selling price after incurring repair expenditure 3,000 per unit. Caps and company normally sell juicer at the profit of 20% on cost. It is estimated that the rest of the unit can be sold at the same price after such repair in the future. The cost of repair is estimated to rise 10% till the repair of remaining 150 unit. ओके की बात। दूसरा 50 units, 50 of the unsold unit of blender were destroyed and cannot be sold. The normal selling price of blender of rupees 20,000 and is expected to be rise by 10%. जरा गौर फरमाएं, अभी 20,000 है लेकिन आने वाले दिनों में 10% बढ़ जाएगी, और हमने देखना होता है फ्यूचर सेलिंग प्राइस, इस बात का ख्याल रखना है। फ्यूचर में 10% बढ़ेगी तो हम भी बढ़ा देंगे। तीसरा है all of the unsold unit have NRV 9500 per unit at 31st December 21 due to introduction of more efficient toaster in the market. Competitor आ गया। Caps and company normally sell juicer at a profit of 1,000 per unit. Caps and company uses FIFO method for the valuation of inventory. Cost of closing stock juicer की 11,000 पर यूनिट, ये कॉस्ट है क्लोजिंग स्टॉक की। ब्लेंडर 12,500 और टोस्टर 9,100। लो जी आ जाओ जरा, उसने हमें सारी इंफॉर्मेशन बता दी है, हमने लिखनी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हाँ जी मेरे भाई, सबसे पहले उसी तरह से अपना एक फॉर्मेट बताओ और जल्दी से आपने ये बताना है कि ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने हैं। जल्दी करें जरा, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट बताएं। अरीबा ने कहा 350, और भी कोई बताए? मैं भी कैलकुलेटर ले आता हूँ, आप जल्दी से आपको बताओ।
हाँ जी बताएं जरा 350 कैसे? ओपनिंग स्टॉक रुपीस में पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक आपका रुपीस में पड़ा हुआ है, ठीक है, और 4000 यूनिट खरीदे हैं, यूनिट जो सेल की है वो 3500 है, आगे लिखा हुआ है कॉस्ट पर यूनिट 10,000 है और कैरेज इनवर्ड का पर यूनिट 500 है, राइट। अब मुझे बताओ कि जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट को डिवाइड कर देंगे, तो करो जरा डिवाइड। हाँ जी जनाब, तो हम क्या करेंगे, कुछ लोग तो डिवाइड कर चुके हैं, मैं ना इसको पीडीएफ में खोलूं ताकि पेन का इस्तेमाल हो जाए। चलें आ जाए जरा, ये हमारे पास 1100,000 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 10,000 पे और ये अज्यूम करेंगे ये जो 500 है ना कैरेज इनवर्ड, ये अब की परचेज का है, ये अजम्पशन ही है, क्योंकि वो इस तरह से हमारा आंसर पॉइंट फॉर्म में चला जाएगा। तो बेहतर क्या है कि हम 10,000 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे ओपनिंग स्टॉक के यूनिट पड़े हैं 110 यूनिट अगर देखे जाए। अब आ जाओ जरा ब्लेंडर के ऊपर, मुझे बता दो कि ब्लेंडर के यूनिट ओपनिंग स्टॉक में कितने पड़े हैं। ब्लेंडर के ओपनिंग स्टॉक के यूनिट कितने पड़े हैं, इस अमाउंट को 12,500 पे डिवाइड कर देंगे तो 250। दानों की बात, ये बात सबको समझ लगी, ये बात सबको क्लियर है। अब आ जाए, और टोस्टर ओपनिंग स्टॉक में पड़ा ही नहीं, हमने ये देखना है कैप्स एंड कंपनी स्टॉक वैल्यूएशन, हमारे पास है स्टॉक यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, एनआरवी पर यूनिट, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। पहला स्टॉक है हमारे पास जूसर, तीन चार लाइनें छोड़ दो, हो सकता है हमें इसके यूनिट अलग अलग लिखने पड़े। उसके बाद है ब्लेंडर, और एंड पे है टोस्टर। लो जनाब, अब आ जाओ, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के यूनिट पड़े थे 110, 4,000 हमने नए यूनिट खरीदे, 3,500 सेल हो गए। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट कितने रह गए। हाँ जी, दोबारा सुने, मेथड भी फाइफो है, फाइफो मेथड है, इस बात का ख्याल रखना है। दोबारा सुने, 110 ओपनिंग स्टॉक में पड़े थे, 4,000 खरीदे और 3,500 सेल हो गए, बाकी कितने यूनिट बच गए, 610। क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट बच गए, 607, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस के टोटल हो गए 4,110, जिसमें 3,500 सेल हो गए, तो बाकी हमारे पास बच गया 3,500, राइट। अगली बात, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द ईयर
400 यूनिट्स वाज डैमेज्ड, 400 डैमेज हो गए। लो मेरे भाई, 600 में से 610 में से 400 डैमेज हो गए। आउट ऑफ विच, उस 400 में से 250 वर सोल्ड at their normal selling price after incurring repair expenditure of 3000 per unit। कहता है वो अपनी नॉर्मल सेल प्राइस पे बिक जाएगा जितने रिपेयर एक्सपेंस ने बिकना है, लेकिन 3000 आने के बाद। तो सेल प्राइस माइनस कर देंगे हम 3000। आगे जरा, कैप्स एंड कंपनी नॉर्मली सेल जूस एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। गुड हो गया, यहां से हम फाइंड कर लेंगे उसका प्रॉफिट। It is estimated that the rest of the unit can be sold at the same price after such repair in the future। नहीं उसने, वो कहता है ड्यूरिंग द ईयर, दोबारा वापस आए ड्यूरिंग द ईयर। हम अंग्रेजी थोड़ी सी, अंग्रेजी में मार खाने लगे थे। ड्यूरिंग द ईयर 400 यूनिट डैमेज आउट ऑफ विच 250 वर सोल्ड। ये सेल हो चुके हैं। बाकी जो डैमेज का कोटा पड़ा है ना 610 के अंदर, वो 150 यूनिट पड़े हैं डैमेज, सारे 400 डैमेज नहीं है। जो डैमेज हुए थे उसके ऊपर 3000 रुपया खर्चा करने के बाद वो बिक भी गए हैं नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे। वो कहते हैं जो बाकी 150 है ना, इट इज एस्टिमेटेड दैट रेस्ट ऑफ द यूनिट कैन बी सोल्ड एट द सेम प्राइस आफ्टर सच रिपेयर इन द फ्यूचर। 150 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। द कॉस्ट ऑफ रिपेयर इज एस्टिमेटेड, ये बात अच्छी है, the cost of repair is estimated to rise 10% till the repair of remaining 150 unit। कहता है पहले तो 3000 आ रही थी कॉस्ट जब 250 बेचे थे, लेकिन फ्यूचर में ये एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है 10% बढ़ जाए, मतलब 3300 हो जाए। राइट, तो आ जाओ मेरे भाई, हम यूनिट पहले अलग करके लिख लें। यूसर के यूनिट 610 में से 150 अलग कर दो, बाकी कितने बात गए 610 में से 460 अलग कर दो। अच्छा, सारे लोग मिलके बताएं कि जिसको नहीं समझ लगी मैं दोबारा बता दूंगा। ये बातें जो अभी हमने की हैं क्या सबको क्लियर है? सबके ओके हैं या कोई नींद में था? ओके, अहमद अली का ओके आ गया, जहरा फातिमा का ओके है, गुड। दुआ फातिमा आप भी बताओ बेटा। चलें, कुछ लोगों ने कहा है कि दोबारा बता दें। तलाश ने कहा है कि सर 250 को भी अलग लिखेंगे। तला भाई दोबारा आए, ये 400 यूनिट टोटल ड्यूरिंग द ईयर डैमेज हुए थे, 250 तो सेल हो गए हैं। हमने लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये 250 क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद ही नहीं है, लिखा हुआ है 250 वर सोल्ड। 400 यूनिट टोटल डैमेज हुए थे जिसमें से 250 सेल हो गए हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर क्या ये 250 मौजूद हैं? 400 में से 250 सेल हो गए हैं, बाकी 150 हमारे पास पड़ा है। तो हमने तो क्लोजिंग स्टॉक को देखना होता है, हमने तो क्लोजिंग स्टॉक को देखना है, तो क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे ना इसकी वैल्यू। जी तला, जान नहीं छुड़ानी कि हाँ बस लागी समझ, लागी समझ, ओके हो तो आगे चलते हैं। तो हमारे 610 के अंदर 150 यूनिट पड़े हैं। चलें जी आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं इनकी कॉस्ट पर यूनिट तो गिवन है 10,000, कैरेज इनवर्ड 500 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगी 10,500। 10,500। जानों की बात, चलें जी।
अब आ जाते हैं एनआरवी पर यूनिट पे। तो मुझे कोई इसकी 10,500 कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना है जनाब 20% ऑफ कॉस्ट। तो कोई इसकी सेल वैल्यू बता सकता है? C प्लस P इज इक्वल टू S, 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120, 10,500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120। ये सीपीएस तो आता है ना सबको, सबको सीपीएस तो आता है ना। $12,600 पर यूनिट, 12,600 पर यूनिट सेल वैल्यू है, 12,600 पर यूनिट सेल वैल्यू है। लो जनाब, जो गुड यूनिट है उसमें तो आ जाएगा ना 12,600 एज इट इज, लेकिन जो 150 डैमेज है उसकी एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू माइनस रिपेयर एक्सपेंस। तो मुझे कोई इसकी एनआरवी बताए, क्वेश्चन ये आपके सामने है, एनआरवी फाइंड करके बताओ, जल्दी करो टाइम थोड़ा रह गया। मुझे कोई एनआरवी बता दे, कोई तो बता दे जी। 12,600 में से रिपेयर एक्सपेंस माइनस कर दो, 3,300 रिपेयर एक्सपेंसेस हैं। जहरा आपने 9600 बताया है, 3,000 थे उस साल जिस साल उसने सेल की थी, और उसने कहा है इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% रिपेयर एक्सपेंसेस इंक्रीज्ड। तो जो 150 यूनिट है ना, वो 3,000 पे रिपेयर नहीं होना, वो 10% एक्स्ट्रा पे रिपेयर होना है। तो 10% हमने उसमें ऐड किया। चलें जी, डन होगी बात, हमारा जूसर कंप्लीट हो गया। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी से मल्टीप्लाई कर दो, 150 को 9300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन 150 को 9300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 460 को 10,500 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम है, कॉस्ट कम है। और एक बात याद रखें, गुड यूनिट की जरूरी नहीं कि एनआरवी फाइंड करो, गुड यूनिट की एनआरवी ना भी फाइंड करो तो भी काम चल जाता है। सेकंड एडजस्टमेंट पे आ जाओ, दूसरी एडजस्टमेंट कहता है 50 ऑफ द अनसोल्ड यूनिट ऑफ द ब्लेंडर वर डिस्ट्रॉयड। कहता है जो अनसोल्ड यूनिट्स हैं, पहले तो बताओ कि ब्लेंडर के अनसोल्ड यूनिट हैं कितने, ब्लेंडर क्या क्लोजिंग स्टॉक कितना है? $500। ब्लेंडर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 500। ओ तला भाई खैर है 50 कह रहे हो, ये 250 उसका ओपनिंग स्टॉक था, 1750 खरीदे, टोटल 2000 हो गए, और उसमें से 1500 सेल हुए, तो 500 क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। कहता है 50 ऑफ द अनसोल्ड यूनिट ऑफ द ब्लेंडर वर डिस्ट्रॉयड। कहता है 50 यूनिट डिस्ट्रॉय हो गए, एंड कैन नॉट बी सोल्ड, और वो सेल भी नहीं हो सकते। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ द ब्लेंडर इज 20,000। वो कहता है नॉर्मली वो 20,000 का बिकता है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 10%, और ये एक्सपेक्टेड है कि 10% उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो क्योंकि बात, वो 50 यूनिट उसके हो गए डिस्ट्रॉय, और वो सेल ही नहीं हो सकते, और बाकियों की उसने एनआरवी हमें वैसे बता दी। अब आ जाए जरा, ये तो बड़ा काम आसान है, 50 यूनिट अलग कर दो, 450 अलग कर दो, दोनों की जो कॉस्ट है 12,500 प्लस 500,
कॉस्ट 13,000 है, कॉस्ट उनकी 13,000 है क्योंकि कॉस्ट तो सेम रहती है, और सेल वैल्यू थी 20,000 का 10% ऐड कर दो, 20,000 का 10% ऐड कर दो, 22,000 हो जाएगी क्योंकि 10% वैल्यू बढ़ी है ना। वो कहता है इस 50 की तो सेल वैल्यू है ही नहीं और इसकी सेल वैल्यू 22,000 है। खत्म हो गया सवाल। जो 50 यूनिट सेल ही नहीं हो सकते वो तो राइट ऑफ हो गए ना। ये जो मैंने कहा था, जो राइट ऑफ करने का कहा था कि कुछ यूनिट राइट ऑफ करने पड़ते हैं, तो हम बता देंगे कि जनाब 50 यूनिट 13,000 वाले राइट ऑफ कर दिए। जी जनाब 5850 000 5850 000। डन होगी बात। अब आ जाओ टोस्टर पे। लास्ट पहले बताओ कि टोस्टर के यूनिट कितने पड़े हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक में टोस्टर के कितने यूनिट पड़े हैं? जी जनाब 2170 टोटल खरीदे थे जिसमें 1770 बिक गए। 400। यस अब आए जरा 400 यूनिट के साथ क्या करते हैं। ये जो उसने बताया ना कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत होती है उसकी एनआरवी की। ठीक है, चलें जी। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट अगर उसने ये बताई हुई है कि जूसर 11,000 पर यूनिट है, ब्लेंडर 12,500 है और टोस्टर 9100 है, और ये फिर उसने क्योंकि जो यूनिट परचेज किए हैं यही वैल्यू बताई हुई है, इसको अभी इग्नोर करते हैं, अभी अपना सवाल पूरा करते हैं। लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अनसोल्ड यूनिट हैव एनआरवी 9500 पर यूनिट। उसने खुद ही बता दिया कि जितने अनसोल्ड यूनिट हैं उनकी एनआरवी 9500 है at 31st December 2021. Due to introduction of efficient toaster in market, caps and normally sell juicer at a profit of 1000 per unit. किसी का मैसेज आया कि 100 आते हैं। कैसे 100 आएंगे? 3125 है ना, उसकी टोटल ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 3125 और उसको 12,500 पे डिवाइड करेंगे तो 250 आएगा। ठीक है, वो 250 ही आएगा। या कोई और बात आप कह रहे हो? चले जी, आ जाए जरा। कहता है कैप्स एंड नॉर्मली सेल जूसर एट अ प्रॉफिट ऑफ 1000। कहता है नॉर्मली वो 1000 प्रॉफिट पे बेचते हैं, लेकिन उसने खुद ही कह दिया ऑल ऑफ द अनसोल्ड यूनिट हैव एनआरवी। कोई डैमेज डूमेज का जिक्र नहीं है। हम इसकी कॉस्ट देखते हैं, कॉस्ट इसकी 9200 है, कॉस्ट इसकी 9200 है और एनआरवी उसकी 9500 है। वो बेचता कितने का है? 10,200 का, लेकिन अगर उसने एनआरवी दे दे तो हमें जरूरत ही नहीं है एनआरवी की फाइंड करने की। 400 यूनिट है, 9200 उनकी कॉस्ट है, 9500 उनकी एनआरवी उसने खुद बता दी है। तो सिंपल 400 को 9200 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक होगी बात जनाब? चलें जी। तो कल
अच्छा अब देखें, मुझे ना मंडे को एक छोटा सा काम है और मंगल को सबको छुट्टी है, सब सारी क्लासेस की। अब जरा बात गौर से सुनिएगा, 9200 से मल्टीप्लाई करेंगे रिदा, 9500 से नहीं, 9200, क्योंकि लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे करना है ना, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे करना है। अच्छा टोटल बताया। अच्छा बात सुनिएगा, मंडे को मुझे छोटा सा काम है और मंगल को सबको छुट्टी है क्योंकि रिजल्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में कल हम एक क्लास रख लेते हैं, जो टाइम आपको हो गए, ताकि हमारी क्लास मिस ना हो। और मंडे और ट्यूसडे की फिर आप ऑफ कर, ट्यूसडे को तो सारी क्लासेस ही ऑफ है ना, तो कल आप मुझे बता दें, अगर आप सहरी के टाइम क्लास लेना चाहो तो सहरी के टाइम कर लेते हैं, और अगर आप इस टाइम लेना चाहते हो तो इस टाइम कर लेते हैं। तो सारे सहरी पे एग्रीड हैं, तो सहरी के बाद क्लास रख लेंगे कल, ठीक है। हाँ तो कल इंशाल्लाह सहरी के बाद हमारी क्लास होगी, ठीक है, क्लास होगी जरूर, क्योंकि कल मैंने आपको ना डिस्क्लोजर वाला सेशन करवाना है, नमाज पढ़ के, वही क्लास की टाइमिंग 5 बजे। नहीं सर, अब टाइम काफी पीछे आ गया, 4:30 ठीक है। 4:30 कर लो, नमाज जल्दी पढ़ के आ जाओगे ना, तो 4:30 कर लेते हैं। ओके नहीं सर। सर 5 बजे रखें, काफी बच्चे 5 बजे तक आते हैं, 5 बजे रख लें। मैं तो कह रहा वो हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे फिर, ठीक है, टाइमिंग की, और इंशाल्लाह कल फिर करते हैं। और अब आप लोग इन्वेंट्री के ना सवाल करने की शुरू कर दें, इन्वेंट्री के सवाल करना शुरू कर दें, जो आपसे नहीं होंगे वो हम साथ साथ डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।